everyone. This video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Good morning everyone. Welcome back to the class. जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम प्रोडक्शन थ्योरी को पढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर हम अभी तक जो प्रोडक्शन फंक्शन में टू वेरिएबल थे उसको शुरू कर चुके हैं. लास्ट क्लास में हमने आइसोक्वेंट्स को पढ़ा और एमआरटीएस को पढ़ा. आज की इस क्लास में हम प्रोडक्शन फंक्शन पे ही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक. हमको इसमें पढ़ना है. सबसे पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, यानी कि कितने तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं. इसके अंदर हम 3 तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहला लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे कोफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, फिर इसके बाद में सेकेंड चीज जो हमको पढ़नी है दैट इज हर एक प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टीज. ठीक है, वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज. देन वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिज लाइन and after that we will do some numericals. This is all we have to study in today's class. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन 3 तरीके के, लीनियर, लियोन्टिफ, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. साथ में इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, रिज लाइन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे. लेकिन हम ये सारे टॉपिक पढ़ें उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारे लिए ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम, क्योंकि ये जितने भी मैं प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाऊंगी ना, उस प्रोडक्शन फंक्शन में उस एक पर्टिकुलर टॉपिक का यूज होने वाला है. दैट टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास. तो सबसे पहला टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. देखिए, टेक्निकल का मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस से. ठीक है, जैसे कि एमआरटीएस क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. एमआरटीएस की फुल फॉर्म क्या थी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसी तरीके से टेक्निकल हमारा हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कोई टेक्निकल चीज. सब्स्टिट्यूशन लेबर की जगह कैपिटल यूज करना और कैपिटल की जगह लेबर यूज करना. सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि जब हम एक इनपुट की जगह दूसरे इनपुट को यूज करते हैं. एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 2 है. इनपुट 1 हमारा लेबर है, इनपुट 2 हमारा कैपिटल है. तो हम या तो लेबर की जगह कैपिटल यूज करें या कैपिटल की जगह लेबर यूज करें, वो हो गया सब्स्टिट्यूशन. इलास्टिसिटी क्या होता है, पिछली कुछ क्लासों में इलास्टिसिटी बहुत चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको पढ़ाया है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको पढ़ाया है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा था कि हमारे क्वांटिटी में प्रोपोर्शनेट कितना चेंज आएगा विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइसेस.
ठीक है, तो यहाँ पे है कि हमें इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्सिवनेस चेंज करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिवनेस से क्या मतलब है कि हमें ये देखना पड़ेगा, इलास्टिसिटी में हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं किसी की वजह से। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बेसिकली हमें बता रहा है कि जब हमारा एमआरटीएस चेंज होगा उसकी वजह से हमारा जो इनपुट फैक्टर कॉम्बिनेशन है वो कैसे चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रेडिक्शन में हम इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जानने में इंटरेस्टेड है। पॉइंट ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जानने के लिए हम क्यों इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे सिंपल सा एक डायग्राम मैं आपके लिए बनाती हूँ। दिस इज आइसोक्वांट। ठीक है, दिस इज माई isoquant. This is x-axis, which is labor. This is y-axis, which is capital. ठीक है, now इस पॉइंट पे let's say this is the point A and this is the point B. आइसोक्वांट के वो जो पूरा कर्व है उसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंट एमआरटीएस है। कल की क्लास में पढ़ाया था, और कल की क्लास में ही मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो एमआरटीएस है वो हमारा डिमिनिशिंग होता है। एमआरटीएस क्या होता है? डिमिनिशिंग होता है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डिमिनिशिंग एमआरटीएस। करेक्ट, इतने में कोई कंफ्यूजन आई होप आपको नहीं होना चाहिए। नाउ तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कंज्यूमर, जैसे प्रोड्यूसर जो है वो अगर अपने इनपुट कॉम्बिनेशन, इनपुट रेशो ए से बी की तरफ मूव करेगा तो मेरा एमआरटीएस जो है वो डिक्लाइन करेगा, मेरा एमआरटीएस कम होगा। कल के क्लास में इतना पढ़ा दिया था, इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यानी कि जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे या फिर कैपिटल की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। हमने कल क्या देखा था कि हम लेबर को बढ़ा रहे थे और कैपिटल को कम कर रहे थे, यानी कि जैसे जैसे हम कैपिटल की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हमारा एमआरटीएस कम होता जा रहा था। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, यानी कि इनपुट रेशो का एक अपना एमआरटीएस है, पॉइंट ए का अपना एक एमआरटीएस है, पॉइंट बी का अपना एक एमआरटीएस है और पॉइंट सी का अपना एक एमआरटीएस है। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहे हैं तो इनपुट रेशो में डिफरेंस आया। ठीक है, एंड ये इनपुट रेशो में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हमारा एमआरटीएस जो है वो डिक्रीजिंग है, एमआरटीएस की वजह से डिफरेंस आया। ठीक है, तो जो रिलेटिव चेंज है जो कि इनपुट रेशो में आएगा, या फिर इसको फैक्टर प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, कुछ बुक में ना इसको इनपुट रेशो की जगह फैक्टर प्रोपोर्शंस भी लिखते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो रिलेटिव चेंज है इनपुट रेशोज में because of the change in MRTS is known as the elasticity of substitution between factors. Basically MRTS के चेंज होने की वजह से, MRTS की चेंज होने की वजह से हमारे फैक्टर रेशो में क्या चेंज आता है? फैक्टर रेशो नहीं, इनपुट रेशो या फिर फैक्टर प्रोपोर्शन, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमआरटीएस चेंज होने की वजह से फैक्टर प्रोपोर्शन या इनपुट रेशो में जो भी चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ
टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इतने में कोई कंफ्यूजन है? इतने में कोई कंफ्यूजन है? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, इट इज द रिलेटिव चेंज इन द इनपुट रेशियो और फैक्टर प्रोपोर्शन ड्यू टू चेंज इन या फिर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिलेटिव चेंज इन MRTS इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आए, जब हम A से B पर आए तो हमारा MRTS जो है वो चेंज हुआ। इस MRTS की वजह से हमारे जो फैक्टर प्रोपोर्शन है वो चेंज हुए एंड दैट इज नोन एज द, उन्हीं के बीच का जो रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि हमारा जो फैक्टर रेशो है, हमारा जो इनपुट रेशो है या फिर फैक्टर रेशो, फैक्टर प्रोपोर्शन, कुछ भी बोल दीजिए, वो किस तरीके से चेंज होगा व्हेन we'll go from the point A to point B or from any point to the other point due to relative change in MRTS is known as the elasticity of technical substitution। ठीक है, लिखते कैसे हैं इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन? इस तरीके से भी लिखते हैं, या फिर कुछ बुक्स में ये ग्रीक लेटर सिग्मा बोलते हैं इसको, इससे भी डिनोट किया हुआ है, कुछ बुक में ES से किया हुआ है। तो मैंने क्या बताया, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट्स। प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट्स का क्या मतलब है, रेशो में जो चेंज होगा, ठीक है, डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन MRTS। ठीक है, MRTS में जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो। अब इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट रेशो को हम कैसे लिख सकते हैं, K डिवाइड बाई L हमारा इनपुट रेशो होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन MRTS, कल की क्लास में बताया था क्या होता है MRTS, डेल्टा K डिवाइड बाई डेल्टा L, कल की क्लास में बताया हुआ ये सब। अब मुझे प्रोपोर्शनेट चेंज निकालना है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज में किस तरीके से निकालूंगी बताइए, यानी कि डेल्टा K बाई L कितना चेंज हुआ व्हेन कंपेयर टू ओरिजिनल। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, प्रोपोर्शनेट चेंज। जब मैंने प्रोडिक्शन थ्योरी पढ़ाई है और सिर्फ पढ़ाने शुरू किया, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कंज्यूमर थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज कंज्यूमर थ्योरी के बेस पर ही प्रोडिक्शन थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने कंज्यूमर थ्योरी अच्छे से नहीं किया तो आप प्रोडिक्शन थ्योरी को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन K बाई L, ये मैंने ना प्रोपोर्शनेट चेंज कैसे निकल के आता है, कैसे क्या होता है, ये सब मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। किस में पढ़ाया है मैंने, जब मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था। तो प्रोपोर्शनेट चेंज K डिवाइड बाय L कंपेयर टू ओरिजिनल, डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, MRTS LK डिवाइड बाई M, एक काम कीजिए इसको प्रॉपर लिख लीजिए, डिवाइड बाई MRTS LK। अब ये हमारी क्या हो गई है, चार टर्म हो गई है। टर्म नंबर 1 2 3 4, सॉल्व कीजिए। कितनी बार बताया, 2 की 3 में मल्टीप्लाई होती है, 1 के 4 में मल्टीप्लाई होती है, कीजिए। डेल्टा K डिवाइड बाई L डिवाइड बाई, ये वाली टर्म जो है वो इसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी
1 की 4 में मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट डेल्टा के बाई एल देन इनटू MRTSL सेकंड की थर्ड में, तो के बाई एल इंटू डेल्टा MRTSL ठीक है। कन्वीनियंस के लिए डेल्टा डेल्टा वाली टर्म जो है वो एक साथ ले आइए, डेल्टा के बाई एल डिवाइड बाई डेल्टा MRTSL इंटू MRTSL डिवाइड बाई के बाई, ये क्या आ गया हमारा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर्स। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अगर इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीटली ना डायग्रामेटिक की हेल्प से भी समझ सकते हैं। डायग्राम की हेल्प से अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। तो डायग्राम में क्या करना है, सबसे पहले बेसिकली आपको एक आइसो पॉइंट बनाना है। ओ एक्स एक्सिस पे हमको लेबर रखनी है और वाई एक्सिस पे हमको कैपिटल रखनी है। लेट्स से दिस इज आवर आइसो पॉइंट। ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ए बी सी, अब इनका फैक्टर रेशो देखते हैं। ये फर्स्ट का फैक्टर रेशो है, ये बी का फैक्टर रेशो है, ये सी का फैक्टर रेशो है। ठीक है, दिस इज L1 L2 L3, K1 K2 K3, L1 L2 L3, दिस इज K1 K2 K3। यानी कि फैक्टर कॉम्बिनेशन ए पे वी आर यूजिंग OL1 amount of labor and OK1 amount of capital. At point B we are using OL2 amount of labor and OK2 amount of capital. At point C we are using OL3 amount of labor and OK3 amount of capital. ठीक है, आई होप इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव किए तो हमारा कैपिटल लेबर रेशो जो है वो चेंज हुआ। ऑब्वियस सी बात है भाई, पॉइंट ए पर हम OL1 अमाउंट ऑफ लेबर को यूज कर रहे थे, बट अब हमने OL2 अमाउंट ऑफ लेबर को यूज किया। तो हमने क्या किया, हम लेबर का यूटिलाइजेशन बढ़ाते गए और कैपिटल का कम करते गए। सबसे पहले यहाँ पे हमारा लेबर था, फिर यहाँ पे पूछा, और कैपिटल जो है वो हमारा कम होता हुआ आ गया है। ठीक है, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी, तो हमारा कैपिटल लेबर रेशो जो है वो कम होता चला गया। यानी कि हमारा जो कैपिटल लेबर रेशो है वो फॉल करेगा। कैपिटल लेबर रेशो क्यों फॉल करेगा, बिकॉज कैपिटल लेबर रेशो का मतलब है के बाई एल। अब हम क्या कर रहे हैं, एल बढ़ रहा है और के कम हो रहा है, यानी कि हमारा जो न्यूमिनेटर है वो कम हो रहा है और डिनोमिनेटर जो है बढ़ रहा है। और जब भी हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता है और न्यूमिनेटर कम होता है तो ओवरऑल जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए हमारा जो कैपिटल लेबर रेशो है वो फॉल करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो कैपिटल लेबर रेशो पहले K1 डिवाइड बाई L1 से K2 डिवाइड बाई L2 हुआ। एट पॉइंट A, what is capital labor ratio is K1 divided by L1. At point B, it is K2 divided by L2. At point C, it is K3 divided by L3. So when we move from K1 divided by L1
टू K2 डिवाइड बाई L2 हमारा कैपिटल रेशो जो है हर सक्सेसिव पॉइंट पे कम होता जा रहा है. कैपिटल लेबर रेशो इज डिक्रीजिंग एज वी मूविंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी. ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि जो हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर हमें किसी एक पॉइंट पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालना होता है तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकाल लेते हैं. बेसिकली मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज इक्वल टू MRTSLK. ठीक है, यानी कि अगर आपको आइसोक्वांट गिवन है तो उसके किसी एक पॉइंट पे अगर आपको स्लोप मिल जाए तो वही स्लोप क्या होगी, हमारी MRTSLK की वैल्यू होगी. और ये जो स्लोप है ये कैसे मिलेगा, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट. ठीक है, नाउ अगर मुझे पॉइंट ए पे चाहिए, क्या चाहिए पॉइंट ए पे, मुझे अगर पॉइंट ए पे MRTS निकालना है तो व्हाट आई डू, आई ड्रॉ द टेंजेंट. टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए, दिस इज अ टेंजेंट. फिर पॉइंट बी पे टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए, दिस इज अ टेंजेंट, एंड देन दिस इज द टेंजेंट. इस तरीके से टेंजेंट को ड्रॉ करके हम स्लोप निकाल लेंगे और हमें ये पता चलेगा कि जो स्लोप जो है, जो हमने टेंजेंट बी पर ड्रॉ की है, इसका स्लोप कम होगा किससे, ए वाली से. यानी कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे हमारा जो स्लोप है वो कम होता जाएगा. सबसे ज्यादा स्लोप हमारी जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, सबसे ज्यादा स्लोप होगा जो हमने टेंजेंट ए पर ड्रॉ की है. फिर जैसे हम टेंजेंट बी पर गए हमारा स्लोप जो है वो कम हो गया. फिर हम बी से सी पर गए तो हमारा स्लोप जो है वो और कम होता चला गया. कल की क्लास में मैंने आपको स्लोप ड्रॉ करना सिखाया था, आप चाहें तो इसको पूरे अच्छे से ड्रॉ करके देख सकते हैं. ठीक है, अब हम इस डायग्राम की हेल्प से आपको फॉर्मूला बताते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या था, प्रोपोर्शनेट चेंज इन फैक्टर इनपुट्स divided by proportionate change in MRTS. ठीक है, proportionate change in factor inputs divided by proportionate change in MRTS. अब इसमें जो ओरिजिन से लाइन ड्रॉ की है OA, OB, OC, these are telling me, these rays from the origin are telling me different input ratios. ठीक है, what are these telling me, input ratios. ठीक है, इनपुट रेशोज डिफरेंट पॉइंट पे आई एम गेटिंग इनपुट रेशोज. अगर मुझे इसको ग्रामेटिकली या सॉरी ज्योमेट्रिकली शो करना हो तो मैं कैसे करूंगी, फैक्टर प्रोपोर्शन में मैं चेंज का क्या मतलब है, फैक्टर इनपुट्स में चेंज का क्या मतलब है कि जो भी इन रेज में चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक जो भी चेंज हुआ वो प्रोपोर्शनेट चेंज इन स्लोप. किस चीज का स्लोप बेटा, टू रेज, ये जो दो रे हैं ओ ए एंड ओ बी, इनमें जो भी स्लोप में चेंज आया बिटवीन ए एंड बी, प्रोपोर्शनेट चेंज इन स्लोप ऑफ टू रेज टू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो भी चेंज आया वो, एंड देन डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन एमआरटीएस. एमआरटीएस हमने कैसे निकाला है, बाय ड्रॉइंग आइसोक्वेंट्स. तो हम लिख सकते हैं दैट प्रोपोर्शनेट चेंज इन एमआरटीएस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट
क्योंकि स्लोप होता है एमआरटीएस ड्रोन, ठीक है, जो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाई है टू आइसोपॉइंट्स एट दीज पॉइंट्स। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। प्रोपोर्शनल चेंज इन फैक्टर इनपुट्स डिवाइड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन एमआरटीएस इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है। हमने एक डायग्राम को बनाया और डायग्राम की हेल्प से जो भी चेंजेस पॉसिबल थे वो हमने कर दिए। डायग्राम में हमने देखा कि जो फैक्टर इनपुट्स हैं वो हमको कैसे पता चल रहे हैं, हमें रेज से पता चल रहा है, जो रेज हमने ओरिजिन से निकाली है। तो उसकी जगह हमने लिख दिया प्रोपोर्शनल चेंज इन द स्लोप ऑफ 2 रेज टू 2 पॉइंट्स एंड देन एमआरटीएस के लिए हमने लिख दिया टेंजेंट ड्रोन टू आइसोक्वेंस। बेसिकली अभी तक हमारी जितनी भी नॉलेज थी उस सबको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो इलास्टिसिटी है ना, इसका मैग्नीट्यूड या फिर इलास्टिसिटी हम कितनी कर सकते हैं ये डिपेंड करती है कर्वेचर पे। हमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, ठीक है, हमने उसका फॉर्मूला निकाल लिया। बट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट करता है वो करता है कर्वेचर ऑफ आइसोपॉइंट्स, यानी कि किस तरीके का आईक्यू का आइसोपॉइंट का कर्व है उस पे डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारी क्या रहने वाली है, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। किस किस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड कर्वेचर, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, यानी कि अगर हमारा जो आइसोक्वांट है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्वेक्सिटी है, ग्रेटर कॉन्वेक्सिटी है, इसका मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है वो कम होगा, लेस सब्स्टिट्यूशन। अगर मेरा आइसोक्वांट जो है जिसमें कन्वेक्सिटी जो है, कर्व की कन्वेक्सिटी कम है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मेरा पॉसिबल है, मोर सब्स्टिट्यूशन। अगर अगर मेरा जो मेरा जो आइसो पॉइंट है उसमें जो फैक्टर इनपुट्स हैं दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है, तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इंफिनिटी। अगर मेरा आइसो पॉइंट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगी, 0। अभी हम डिटेल में जब टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे ना, इस चीज पे हम फिर से डिस्कशन करेंगे, अभी थोड़ी देर में ना हम फिर से डिस्कशन करेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। और हमेशा एमआरटीएस एंड फैक्टर रेशो में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो एमआरटीएस होता है वो डिमिनिशिंग होता है, जैसे जैसे हम लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं कैपिटल की क्वांटिटी हमको कम करनी होती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी नेगेटिव ही था, ठीक है, अगर आप उससे रिलेट करें तो। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाकी टॉपिक्स को समझने के लिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नो द फॉर्मूला एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नो कि डायग्राम पे किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और उसके अलावा ये 4 चीजें आपको याद रट लेनी है बिल्कुल। आप अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट गेट कुछ भी हो, आप ये 4 चीजें रट लो। ये वाली जो स्लाइड है ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि अगर कॉन्वेक्सिटी ज्यादा होती है तो सब्स्टिट्यूशन कम होता है, कॉन्वेक्सिटी कम होती है तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में इन्फिनिटी वैल्यू होती है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के वेट में जीरो वैल्यू होती है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द कर्वेचर एंड द इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। MRTS एंड फैक्टर रेशियो में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा नेगेटिव होता है। ये सारी चीजें ना इजीली रट लीजिए। अगर मेरे को सिर्फ पढ़ाना होता तो मैं अगर मेरे को सिर्फ रटवाना होता तो मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताती और ये सारी चीजें बता देती, ठीक है। और ये सारी चीजें बता के कहती कि ये रट लीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट माई पॉइंट इज कि आपको ना चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको सारा टॉपिक समझाया है और एंड में कह रही हूँ कि ये चारों चीजें रट लेना, क्योंकि एग्जाम में ना कैलकुलेट करने का टाइम नहीं होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.